हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज हम कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा भी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। याद रखिए, इसी चैप्टर से एक्चुअल बिजनेस की शुरुआत होती है। तो चलिए अपनी कुर्सी की पीठी टाइट कर लो, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले, बालको, अब तक आप लोगों ने हमारी हेल्प बुक नहीं ली है तो क्या कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले लीजिए, क्योंकि ये हेल्प बुक आपकी हर समस्या का समाधान कर देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके हजारों सीनियर्स और बहुत सारे क्लासमेट्स ऑलरेडी कह चुके हैं। तो भैया जाके ले लेना। इनके साथ फ्री माइंड मैप भी आप लोगों को मिल रहे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं प्लानिंग क्या है। सिंपल भाषा में बोले तो सर, प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब है जो हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पहुंचाए। प्लानिंग क्या है सर? प्लानिंग वही है जो हम हर रोज करते हैं। प्लानिंग वही है जो हम अपने दिमाग में करते हैं। जहां हम हैं, वहां से जहां हमें जाना है, वहां तक का एक ब्रिज बनाना, इसको बोलते हैं प्लानिंग। यानी सिंपल भाषा में, प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस, पहले ही सोचना। थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोचना। क्या सोचना सर? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है। एंड हु इज गोइंग टू डू इट, यानी कि कौन करेगा। देखो, मैनेजमेंट में अपन ने समझ लिया कि मैनेजर खुद काम नहीं करता, वो दूसरों से काम कराता है। तो इस प्लानिंग के अंदर हम ये सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और कौन वो व्यक्ति होगा जो उस कार्य को कर रहा होगा। इससे पहले जो 3 चैप्टर पढ़े, जिसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में समझा, फिर उसके प्रिंसिपल समझे, और फिर आसपास के एनवायरनमेंट को समझा। इस चैप्टर से हम एक्चुअल में बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। हम दिमाग लगा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, एक आइडिया खोज रहे हैं। तो प्लानिंग इज व्हाट, कि यार मैं आज कुछ भी नहीं हूं, पर मुझे 1 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए बनाने हैं। तो कैसे होगा, उसका एक ब्रिज बनाना, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, वो हमारी प्लानिंग होती है। यानी कि सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? एंड गोल। क्या होता है? एंड गोल। याद रखो, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो एंड गोल कहीं नहीं लिखना है अपने को, ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऐसी टर्म्स का इस्तेमाल करोगे तो नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, बिजनेस स्टडीज में बेच रहे तो भले हम 1 रुपए की चॉकलेट है, टॉफी है, पर उसको ऐसे बेचते कि भाई बस मजा ही आ जाए उसको खा के। तो बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। आप कितना बेहतर अपने आंसर को एक्सप्रेस करोगे, उतने बढ़िया आपको नंबर मिलेंगे। तो एंड गोल की जगह ऑब्जेक्टिव लिखो, सुनने में थोड़ा बेहतर लगेगा। एंड टारगेट फॉर द फिक्स टाइम पीरियड एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इन 2 शब्दों का मतलब आपको पता होगा। इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क, एंड एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आ गया सबको? तो यहां पर हमने क्या बोला? प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं फिक्स टाइम पीरियड के लिए। जैसे हमने बोला कि कक्षा 12वीं के अंदर हमें 95% मार्क्स जो है लाने हैं, तो टाइम पीरियड फिक्स हो गया कि 1 साल का हमारे पास समय है। ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया कि 95% लाने हैं। और फिर फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान, फिर सोचेंगे कि सर ये कैसे किया जाता है। तो प्लानिंग हर चीज में लगती है, एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने तक, एक बिजनेस चलाने तक, हर जगह प्लानिंग का यूज आता है। समझ में आ गया? क्लियर है? अगर आपको घर से स्कूल जाना है ना, तो भी प्लान करोगे कैसे जाना है, कहां जाना है, क्यों जाना है, किस से बैठ कर जाएंगे, किसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो प्लानिंग हर जगह इस्तेमाल में आती है। बात करते हैं प्लानिंग के कुछ फीचर्स के बारे में कि ये जो प्लानिंग है ये कैसी दिखती है। तो सबसे पहला फीचर जो है प्लानिंग का, वो है कि प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि प्लान जो हम करते हैं किसी गोल को पूरा करने के लिए करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्लान बनाया जा रहा है तो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। तो प्लानिंग क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जिसमें ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ही हमारा मेन काम होता है। इसके साथ साथ अगर प्लानिंग के सेकंड फीचर की बात करें तो सर ये पहला फंक्शन है। अगर आपको याद होगा तो अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट फंक्शन। याद है सबको? कंपोजिट फंक्शन, यानी मैनेजमेंट के अंदर कोई एक कार्य नहीं होता है, मैनेजमेंट के अंदर 5 कार्य होते हैं। पहला होता है प्लानिंग,
दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, चौथा होता है डायरेक्टिंग और पांचवा होता है कंट्रोलिंग। ये पांच चीजें हमने पढ़ी थी जो कि हैं पांच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। देख लीजिए, इट इज द फर्स्ट फंक्शन, यानी यहीं से सब चीजों की शुरुआत होगी। जब तक प्लान नहीं होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी तो बिजनेस नहीं होगा। तो पहले प्लान बनेगा, इसमें प्लान बनता है, फिर इसमें लोग, ऑर्गेनाइजेशन सेट होती है, फिर लोग बुलाए जाते हैं, फिर काम कराया जाता है, फिर देखा जाता है। ये पांच स्टेप हैं, ये पांच फंक्शन हैं। इनमें पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। सो इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बाद जो है मैनेजमेंट एक्चुअल में काम करना शुरू करता है। अगर तीसरे की बात करें तो प्लान हमें तब बनाना पड़ता है जब कई सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हो। यानी कि मान लो कि स्कूल से घर जाने का रास्ता एक ही है और एक ही तरीके से आप जा सकते हो, ऑटो से। तो आपको प्लान बनाने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है सर, सुबह उठेंगे यही रास्ता है, यही ऑटो है, चले जाएंगे। पर अगर आपके पास जाने के पांच रास्ते हैं, ऑटो से भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, खुद के टू व्हीलर पे भी जा सकते हो, पिताजी भी छोड़ सकते हैं, या दोस्त के साथ भी जा सकते हो। तो अगर आपके पास पांच छह अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे तो हम देखेंगे कि आज कौन सा अल्टरनेटिव लगाना है या आज कौन से रास्ते से जाना है। तो प्लानिंग तभी काम करता है जब आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव हो। अगर अल्टरनेटिव नहीं है तो प्लानिंग की जरूरत ही नहीं, फिर तो जैसे करना है वैसे ही करना है। ठीक है, तो प्लानिंग इज यूजफुल ओनली व्हेन देयर एग्जिस्ट प्लेंटी ऑफ अल्टरनेटिव। तो फिर मैनेजमेंट सोचता है कि इनमें से कौन से तरीके से काम करें जिससे कॉस्ट जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। कितना आसान है ना। चलिए चौथे फीचर की बात करें तो चौथा फीचर है प्लानिंग का कि प्लानिंग जो है वो परवेसिव है। परवेसिव का मैंने पहले भी मतलब बताया है, क्या है? रिक्वायर्ड एवरीवेयर, यानी कि हर जगह चाहिए। अभी अपन ने देखा कि सर स्कूल जाने के लिए भी प्लानिंग चाहिए, किसी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए भी प्लानिंग चाहिए। ठीक है, अगर हमें फेयरवेल अरेंज करना है तो उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए, पढ़ना है तो उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए, मैनेजमेंट को चलना है तो भी प्लानिंग चाहिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो भी प्लानिंग चाहिए। यानी कि प्लानिंग जो है वो हर जगह चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए और हर लेवल पे चाहिए, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, हर एक डिपार्टमेंट को पड़ती है। अगला है कि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग जो है वो एक बार करी और काम खत्म हो गया, इसको लगातार करते रहना पड़ता है। क्योंकि देखो अपन ने पढ़ा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? रेगुलर चेंजिंग होता है। तो जब एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है तो उसके हिसाब से प्लानिंग भी हमें लगातार बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन प्लान कर दिया तो काम हो गया, आपको हर रोज प्लान बनाना पड़ता है, हर रोज उसमें अपडेशन करना पड़ता है, तभी जाके हम उस प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एज द मैनेजर हैज टू मेक चेंजेस इन प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से हमें ये काम करना पड़ता है। अगर आपको ये लैंग्वेज पसंद आ रही है तो आप हेल्प बुक जरूर लें, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये उसी फ्लो में है जो हमारी हेल्प बुक के अंदर है। सबसे आसान, सबसे सिंपल लैंग्वेज, किसी प्रकार की कोई नौटंकी नहीं, वो लैंग्वेज जो आप डायरेक्टली अपने एग्जाम में लिख सकते हो और आपको समझ में भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। उसी लैंग्वेज पे अपन ने हेल्प बुक बनाई है। ठीक है, चलिए आखिरी फीचर के बारे में बात करें तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं भाई? सिंपल सी भाषा में हम प्लानिंग के अंदर फ्यूचरिस्टिक सोच रख रहे हैं, यानी भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में सोच रहे हैं कि सर मैं अगर ऑटो से स्कूल गया तो कितनी देर में पहुंचूंगा, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। अगर मैं दोस्त के साथ गया तो क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर मैं 95% टारगेट कर रहा हूं तो अगर इस तरीके से चलूंगा तो क्या होगा, 95 आने के बाद कितनी खुशी होगी, कितना मजा आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल भाषा में प्लानिंग के अंदर भविष्य को देख रहे हैं, भविष्य में क्या होने वाला है इसकी गणना
कर रहे हैं। अब ये तो हो गए फीचर्स। अब बात करते हैं कि सर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, किसी की भी अगर आपको इंपॉर्टेंस देखनी है तो ये सोचो कि जब वो नहीं होगा तो क्या होगा। तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग सबसे पहले हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। हमें क्या करना है इसका अंदाजा प्लानिंग बताता है। अगर हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि भाई 95% के लिए काम करना है, तो हम सारे के सारे काम उस 95% मार्क्स को अचीव करने के लिए ही कर रहे होंगे। एंड हेंस प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के साथ साथ प्लानिंग हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इमेजिन करो कि आपको 95% लाने, आपने उसके लिए एक बेहतरीन सा टाइम टेबल बनाया। तो जब आप टाइम टेबल बनाओगे तो उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा पढ़ाई करना, है ना, ज्यादा अच्छे से समय का यूटिलाइजेशन करना, बेहतर तरीके से नोट्स बनाना। कोई भी अपने टाइम टेबल में ये बनाएगा कि पढ़ाई को आधा घंटा देता हूं मैं और खेल कूद को, टाइम पास को 10 घंटे देता हूं, कोई भी ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाएगा। यानी जब भी हम प्लानिंग बनाते हैं तो हम हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। So whenever we plan, we focus on better utilization of resources, or we can say optimum utilization of resources। ये तो हम बना रहे हैं जिसे कुछ भी नहीं आता। तो सोचो जब मैनेजर्स बनाएंगे जिन्हें सब कुछ आता है, तो वो कितना ऑप्टिमाइज्ड प्लान बना रहे होंगे। इसके साथ साथ अगर तीसरी इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो ये है कि ये अनसर्टेनिटी के रिस्क को हटा देता है। अगर आपको 95% लाने हैं तो हम क्या करेंगे, हम पहले से अपने प्लान में दो चार चीजें डालें। जैसे मान लो भाई 10 दिन छुट्टियों के हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, 10 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं जो हम कभी कभी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, 10 दिन हमने जोड़ लिए कि फेयरवेल और प्रोजेक्ट्स में लग गए, ठीक है, और प्रोजेक्ट में लग गए। तो हमने पहले से ही अपनी प्लानिंग के अंदर आने वाले भविष्य में होने वाली गड़बड़ों को पहले से मेंशन कर लिया। यानी क्या क्या हो सकता है इसका अंदाजा हमने पहले से लगा दिया। तो अगर हम पहले से प्लान करके रखेंगे तो अनसर्टेनिटी, अन मतलब पता नहीं, सर्टेनिटी मतलब क्या होने वाला है। तो हमें तो ये पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है, पर अगर हम पहले से प्लान कर लेते हैं तो हम जो है भविष्य के लिए तैयार हो जाएंगे। एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूं वापस से। हम लोगों ने जब हेल्प बुक लॉन्च करी पिछले सेशन के अंदर, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई हमारे साथ इतनी खतरनाक गड़बड़ हुई कि हम लोगों को 5 बजे लॉन्च करना था, हम 4:30 बजे पूरी तरीके से तैयार थे। और जैसे ही लॉन्च होने वाला था, उससे पहले जब हमने पोस्टर वोस्टर सब लगाना शुरू कर दिए थे, तो बच्चों ने खरीदना शुरू कर दिया। मेरे लॉन्च इवेंट से 10 मिनट पहले तक करीब 14,300 रुपए की पुस्तकें हेल्प बुक बिक चुकी थी। और तभी हमको एक मेल आता है, और उस मेल में लिखा था कि जिस पेमेंट मेथड के थ्रू आप ले रहे हैं, क्योंकि आप पहली बार इस मेथड को ट्राई कर रहे हैं, तो हमने 15,000 की लिमिट लगा रखी है फॉर फर्स्ट 30 डेज। सोच के देखो, 14,000 की तो हेल्प बुक ऑलरेडी हम बेच चुके थे लॉन्च इवेंट से पहले, और 15,000 के ऊपर हम पेमेंट ले ही नहीं सकते। तो बहुत कुछ जुगाड़ कर करा के हमने उसका सेटलमेंट किया था। ये पिछले साल की बात है। इस साल जब हमने हेल्प बुक लॉन्च करी तो हमने पहले से सब चीजों को देख के रखा। Amazon पे भी तैयार थे, हमारी वेबसाइट पे भी तैयार थे, वहां पर भी 3 अलग अलग पेमेंट वेंडर से बात कर रखी थी, और हमने 2 डमी वेबसाइट भी बना के रखी थी कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम दूसरे मेथड के थ्रू इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे, पर करेंगे जरूर। तो अगर आप पहले से प्लान कर लेते हो तो आने वाली अनसर्टेनिटी से आप बच सकते हो, उसके रिस्क को कम कर सकते हो। देखो, किस्मत खराब है तो फिर है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, बट स्टिल हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम जो है बेहतर तरीके से काम कर पाए। इसके साथ साथ अगर अगले इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है। अगर हम पहले से प्लान करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे स्कोर बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में हम ज्यादा सोचेंगे। बल्कि अगर आप इसकी दूसरी जगह इमेजिन करो कि भाई हमने पहले से कुछ प्लान नहीं बना रखा, एकदम से हो गया, हम तैयार ही नहीं है, तो फिर तो जैसा हो रहा है वैसा ही समझेगा। आप सोच के देखो, आपको पता ही नहीं है आपके घर में मेहमान आने वाला है, एकदम से आ गए, तो फिर क्या होगा, जो अवेलेबल होगा हम उसके हिसाब से कुछ बना के खा पी के फ्री करेंगे। पर अगर आपको 2 दिन पहले पता लग जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान आ रहे हैं, 2 दिन बाद आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले से सब चीजों का जुगाड़ करके रखते हैं। ये भी बना लेंगे, वो भी बना लेंगे, मीठे में ये चलने दो, नमकीन में ये चलने दो, आएंगे तो कोल्ड ड्रिंक देंगे या नींबू पानी देंगे, तो हम पहले से तैयार हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो अगर आप पहले से प्लान करोगे तो आपके इनोवेटिव आइडियाज भी अच्छे तरीके से प्रमोट होंगे, यानी कि आप बेहतर दिमाग लगा सकते हो। साथ साथ में अगर आप पहले से एक टारगेट फिक्स करते हो, जैसे मेरा टारगेट है
कि हमें इस सेशन में 30,000 बच्चों को बेहतर कॉमर्स को पढ़ने का तरीका समझाना है। यानी कि सिंपल भाषा में 30,000 बच्चों को अपनी हेल्प बुक देनी, ये हमारा एक टारगेट है। मान लेते हैं सेशन खत्म होते होते हम 25,000 बच्चों को केटर कर पाए, ठीक है, 25,000 बुक नहीं कह रहा, 25,000 बच्चे कह रहा हूं, ठीक है। तो हमें पता लगेगा कि हाँ भाई हम 5,000 बच्चों तक और नहीं पहुंच पाए, यानी कि इस नंबर में 5,000 की कमी है। तो अगले साल हम थोड़ा बेहतर कोशिश करेंगे, थोड़ी और कोशिश करेंगे। अगर हम कोई टारगेट ही ना रखें, नो टारगेट, तो जो हो रहा है वो बढ़िया, तो हम आगे बढ़ने के बारे में भी कभी नहीं सोचेंगे, हमें पता ही नहीं लगा कि हमारी परफॉर्मेंस हमारी उम्मीद से अच्छी है या खराब है। तो अगर आप पहले से प्लान करके रखते हो, एक टारगेट सेट करके रखते हो, तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके हिसाब से मेजर कर सकते हो। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग करना, यानी कि एक्चुअल को प्लान से कंपेयर करना कि भाई सोचा इतना था, हुआ इतना, 95 सोचा था 90 आए, 5% कहां कम रह गई, ये सोचना और अगली बार थोड़ी और मेहनत करना। तो ये भी तभी पॉसिबल है जब आप पहले से प्लान और टारगेट सेट करोगे। प्लानिंग कितनी अच्छी चीज है ना, मजा आ गया ना प्लानिंग करके। देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड है तो एक टेल है। प्लानिंग अगर बहुत बेहतर दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग के सिर्फ फायदे हैं, प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। कौन सी लिमिटेशंस होती है? चलिए एक एक करके ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन जो है प्लानिंग की, वो है कि ये रिजिडिटी में हमें डाल देता है। रिजिडिटी का मतलब कम फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आपने पहले से प्लान करके रखा है कि मैं इतने बजे ही पढ़ूंगा, अपन सबके साथ ऐसा होता है, जब हम पहले से टाइम टेबल बना लेते हैं तो जब उसको फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें दिखता है कि यार अभी 1 घंटा फ्री है, मैं चाहूं तो पढ़ सकता हूं, पर क्योंकि मैंने टाइम टेबल बनाया है जिसमें ये 1 घंटा मुझे कुछ और करना है, तो मैं फिर क्या करता हूं, नहीं नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं टाल देता हूं उस समय को, जबकि मैं बहुत बेहतर तरीके से उस 1 घंटे में पढ़ सकता हूं, मैं वो 1 घंटा फ्री है मेरा। पर क्योंकि हमने जो प्लान बनाया है, उसमें हमने जो अपना डेली शेड्यूल बनाया है, उसमें इस समय पढ़ाई नहीं लिखी हुई है, तो हम क्या करते हैं, नहीं पढ़ते, टाइम पास करते हैं उस समय, बिना वजह समय को खराब करते हैं। ऐसा ही प्लानिंग में भी है कि भाई अगर आप पहले से प्लान कर लोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। कभी कभी अपॉर्चुनिटी जैसी आएंगी कि हाँ यार अभी कर लेते हैं, पर आपने जो प्लान बनाया है ना उसके हिसाब से अभी नहीं करना, तो फिर हम रुक जाते हैं। तो प्लानिंग अगर आपने पहले से कर रखी है तो रिजिडिटी आती है। जो लोग शेड्यूल नहीं बनाते, जब समय मिलता तब पढ़ लेते हैं। जो लोग शेड्यूल बनाते हैं वो कभी कभी शेड्यूल की वजह से समय होने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाते, तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देता है। और फिर मैनेजर जो है ना, देखो अपन तो एक आदमी है, जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो हमारा जो मैनेजर है ना, वो इस उम्मीद में नहीं रहता, वो इतनी ताकत नहीं होती उसके पास कि वो प्लान को बदलते। प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में ज्यादा काम नहीं करती। देखो अपन ने पढ़ा है कि एनवायरनमेंट बदलता रहता है। आपने सोचो पूरी प्लान बना ली और 8 नवंबर 2016 को मोदी जी आए, मित्रों 500,000 के नोट बंद हो जाएंगे, आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। आपने सब कुछ प्लान कर लिया, एकदम से क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, आपकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। तो प्लानिंग जो है वो डायनामिक मतलब रेगुलर चेंजिंग, लगातार बदलते एनवायरनमेंट के अंदर कभी भी कार्य जो है नहीं करता है। रेगुलर चेंजिंग एनवायरनमेंट में प्लानिंग कारगर इतना नहीं होता है, और अपना तो बिजनेस एनवायरनमेंट वैसे भी रेगुलर चेंजिंग, तो प्लान कर लो अच्छी बात है, पर तैयार रहना कुछ भी हो सकता है। अगला है, ये आपकी क्रिएटिविटी को कम कर देता है, ये आपकी क्रिएटिविटी को कम कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है ना, या आज एक चैप्टर खत्म करना ही करना है, तो फिर हम जल्दी जल्दी में चैप्टर को खत्म करते हैं। हो सकता है कि अगर हम एक की जगह 2 दिन उस चैप्टर में लगा देते तो हम बहुत बेहतर आउटपुट ला पाते, मतलब जो हम आधा कच्चा चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पूरा पढ़ पाते। पर क्योंकि हमारा जो प्लान है वो कहता है कि भैया नहीं, आपको तो इस समय तक इस टारगेट को पूरा करना है, तो हम जल्दी जल्दी में टारगेट को पूरा करने की जगह इतनी एफिशिएंटली तरीके से काम नहीं कर पाते। तो ये आपकी क्रिएटिविटी को भी डाउन कर देता है। आप फिर आंख बंद करके बस प्लान को पूरा कर रहे हो बिना ये सोचे समझे कि क्या इससे कुछ होगा भी या फिर नहीं होगा। अगली जो लिमिटेशन है प्लानिंग की, वो है कि सर प्लानिंग बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है एक टाइम टेबल बनाने में, है ना, पूरा दिन निकल जाता है एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सोचो, आप तो सिर्फ खुद के लिए टाइम टेबल बना रहे हो तो आपका एक दिन कंज्यूम हो रहा है। जो बिजनेसमैन पूरे 20-25 हजार एम्प्लॉइज के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बना रहा है, तो कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा समय प्लानिंग बनाने में लग जाता है। और इसके साथ साथ हम तो प्लान अपने हिसाब से बनाते हैं, वो फिर डेटा को एनालाइज करके, ट्रेंड को देखते हुए क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, पिछले साल का टारगेट, मतलब हजारों चीजों को एनालाइज करके बनाते हैं। तो ये हर कोई नहीं बना सकता, इसके लिए भी एक्सपर्ट्स आते हैं जो प्लानिंग
करते हैं। इसके साथ साथ जब टाइम लग रहा है, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, तो भैया उन एक्सपर्ट्स को पैसा भी देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एक्सपर्ट आएगा चलो आपके लिए फ्री में कर देते, नहीं। ये जो प्लानिंग होती है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि प्लानिंग प्रोफेशनल्स बनाते हैं, प्रोफेशनल को हायर करने का पैसा लगता है भैया। अगर आपका प्रोफेशनल जो है वो 15 दिन लगाता है प्लानिंग करने में और उसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना है, तो इन शॉर्ट एक बंदे को 1 लाख रुपए आप प्लानिंग के दे रहे हो 15 दिन में एक प्लान बनाने। ऐसे 100 प्रोफेशनल आप हो गए तो 1 करोड़ रुपए आप 15 दिन में सिर्फ प्लान करने में खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है। और इसके साथ इतना करने के बावजूद भी क्या प्लानिंग सक्सेस को गारंटी करता है? क्या पक्की बात है आपने जो प्लान बनाया उससे सक्सेस होगी? नहीं जनाब। हम तो बेहतर चाहते हैं, पर होता क्या है, ये हमारे दिमाग में या हमारे शक्ति के अंदर नहीं है। तो प्लानिंग जो है वो कभी भी सक्सेस को गारंटी नहीं करता है। देखो हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ा, ये भी देखा कि भाई एक्सपर्ट आते हैं, तो ये एक्सपर्ट करते क्या है? कुछ काम तो करते होंगे। तो चलो ये देखते हैं कि अगर आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है तो आप उस प्लान को कैसे बना रहे होगे, यानी कि प्लानिंग का प्रोसेस। अब प्लानिंग के प्रोसेस को शुरू करने से पहले एक चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है कि कोई सा भी प्रोसेस हो, सीक्वेंस इज मैंडेटरी। सीक्वेंस मैंडेटरी है, यानी बिना सीक्वेंस के प्रोसेस नहीं होता। पहला स्टेप पहले पे ही आएगा, दूसरा स्टेप दूसरे पे ही आएगा, तीसरा तीसरे पे, ऐसे जितने भी स्टेप होंगे उनका सीक्वेंस जो है वो मैंडेटरी है, वो फिक्स है, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, फीचर्स इंपॉर्टेंट में सीक्वेंस नहीं होता, पर प्रोसेस में हमेशा सीक्वेंस आता है। ठीक है, तो हम सोच के चलते हैं कि हमें एक प्लान बनाना है। लेट्स फिक्स अ प्लान कि मुझे जो है बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं। कैसे लाने हैं इसको लेकर के अपन अलग अलग जो है प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहतरीन नंबर बोर्ड में लाने के लिए। ठीक है, तो कैसे होगी ये शुरुआत, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला काम, आज बैठ के सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम, पहले ये देखते हैं कि यार क्या करना है, कितने परसेंटेज लाने। एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं अच्छे नंबर लाने। अच्छे क्या होते हैं? कुछ नहीं होते। तो हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा कि हम 95% मार्क्स लाए। तो प्लानिंग के प्रोसेस की शुरुआत होती, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज डिफाइनिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे 95 लाना है। अचीवेबल गोल मतलब हाँ मेरी क्षमता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पिछले साल तक बस पास हो रहा हूं और इस साल मैं बोलूं सीधा मुझे 100% नंबर लाना। ऐसा आपको इमेजिन करना है कि भैया मैं कर सकता हूं उतने। आप अपनी क्षमता कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है 30 वाला 100 नहीं ला सकता है, पर आपको अपनी क्षमता पहले से पता होती है ना। तो अपने को पता होता है कि हम मैक्स टू मैक्स में कितना ला सकते हो। तो एक ऐसा अचीवेबल टारगेट को अपने को सेट करना है जो कि पूरा हो सके विद इन अ टाइम फ्रेम, कि भाई ठीक है मुझे 95% लाने हैं, तो मुझे अपना कोर्स खत्म करना है और कोर्स खत्म करने के बाद रिवीजन करना है। तो अपन ने एक फिक्स टारगेट सेट कर लिया। अभी टारगेट सेट करने के बाद जो अगला काम है वो है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब ये डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब भविष्य को लेके अजम्पशन करना। आज मैं बैठा हुआ हूं, अभी मेरे पास 6 महीने हैं, 7 महीने हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, है ना, 6 7 8 महीने जितने भी हैं, अपन मानते हैं 8 महीने चलो बोर्ड एग्जाम में आपके पास अभी पड़े हुए। तो इन 8 महीने में बहुत कुछ होने वाला है। कभी किसी की शादी होगी, कभी किसी का बर्थडे होगा, कभी किसी की पार्टी होगी, कभी आपकी तबीयत खराब होगी, कभी किसी और की तबीयत खराब होगी, कहीं कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कभी फेयरवेल होगा, कभी प्रोजेक्ट होगा, कभी टेस्ट होंगे, कभी प्री बोर्ड होंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आज की तारीख में ही बैठकर इन सब चीजों को पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, यानी कि डेवलपिंग प्रेमाइसेस करने पड़ेंगे, अजम्पशन लगाने पड़ेंगे कि भविष्य में क्या क्या किस समय हो सकता है। उसके हिसाब से अपने प्लान को एडजस्ट करना पड़ेगा। बिजनेस के नजरिए से सोचे तो डिमांड क्या होने वाली है, ठीक है, भविष्य में क्या पॉलिसीज आ सकती है, इसको लेके हम पहले से अपना थोड़ा बहुत तैयारी रखते हैं, ताकि जब आए तो हम एकदम से डरे ना। जैसे भाई हमने सोचा कि भाई कोरोना का लॉकडाउन आया, पहले लॉकडाउन के बाद दूसरा लॉकडाउन की जब बात हो रही थी, तो लोगों ने सोचा अगर लॉकडाउन आता है तो एकदम से किन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, उन चीज को पहले से बना के तैयार रख लो। समझ में आ गया? जैसे मान लो कोई कचौड़ी वाला है, कोई समोसे वाला है, कोई नाश्ते वाला है, तो वो कॉलेज के बाहर जो है अपना नाश्ते की रेडी लगा के बैठता है। अब उसको पता लग गया कि अगले हफ्ते संडे को जो है या गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला है और यहाँ पर 5,000 या 6,000 बच्चे जो है आएंगे, तो पहले से तैयारी करके रखेगा कि भाई इस संडे को मेरे को स्टॉक को 4 गुना रखना है या 6 गुना रखना है। तो ये क्या है? ये भविष्य को लेकर गणना करना है। जब हम अपना टारगेट बना रहे हैं 95%, तो हमने गणना करी फेयरवेल में 5 दिन खराब हो जाएंगे, ठीक है, बीमारी के हिसाब से 10 दिन निकाल देते हैं, किसी की शादी वादी हुई तो चलो 5 दिन इसके भी निकाल देते हैं। तो हमने क्या करा? पहले से कुछ असम्पशन बना के रखे ताकि हमें भविष्य में कुछ अजीब अटपटा ना लगे। ये करने के बाद तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है जनाब अपना लिस्टिंग अल्टरनेटिव।
अब देखो, मैंने पहले ही बताया, अगर एक ही ऑब्जेक्टिव है और एक ही रास्ता है तो फिर प्लान बनाने की जरूरत नहीं। हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है 95%, अब ये होगा कैसे? इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर एक, सर गौरव सर के सारथी बैच में आ जाते हैं, ठीक है, इनकी हेल्प बुक लेके पढ़ ले। ऑप्शन नंबर दो कि नहीं सर अपन तो कोचिंग जाएंगे और गौरव सर की हेल्प बुक ले लेंगे। ऑप्शन नंबर तीन कि नहीं सर हम तो स्कूल से पढ़ेंगे, गौरव सर की हेल्प बुक ले लेंगे। नहीं सर, ऑप्शन नंबर चार, यूट्यूब से पढ़ेंगे, गौरव सर की हेल्प बुक ले लेंगे। अरे हेल्प बुक हर जगह लगेगी तुम्हारी। ठीक है, इन शॉर्ट अपन जो है अलग अलग अल्टरनेटिव सोच रहे हैं कि कोर्स इस समय तक पूरा कर लेंगे, उसके बाद रिवीजन इस समय तक कर लेंगे, उसके बाद सैंपल पर ये वाले लगा लेंगे। ये एक पैटर्न हुआ। दूसरा पैटर्न हुआ कि नहीं, एंड तक अपन कोर्स करेंगे, सैंपल पेपर नहीं लगाएंगे, सिर्फ रिवीजन करने का मौका देंगे। तीसरा पैटर्न हुआ कि सैंपल पेपर और रिवीजन जो है वो साथ साथ चलता रहेगा कोर्स के साथ। तो तीन चार अलग अलग अपने पास अल्टरनेटिव हो गए कि यार ये करें, ये करें, ये करें, ये सबको लिख लिया। ठीक है, अल्टरनेटिव नंबर वन, दिसंबर तक कोर्स होगा, जनवरी तक रिवीजन 2 बार हो जाएगा, फरवरी के अंदर जितना भी समय मिलेगा सैंपल पेपर लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर दो, अक्टूबर तक कोर्स खत्म कर देंगे, दिसंबर तक 10 सैंपल पेपर कर लेंगे, ठीक है, जनवरी फरवरी में सिर्फ रिवीजन करेंगे। ऐसे अपन ने सारे अल्टरनेटिव लिख लिए। अल्टरनेटिव लिखने के बाद क्या करना है, हर एक अल्टरनेटिव को कड़ी कसौटी पर उतारना है। यानी कि अगर मैं दिसंबर तक अपना कोर्स करता हूं तो क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान। अगर अक्टूबर में कोर्स खत्म करके रिवीजन करता हूं तो क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान। अपन तो क्या पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं तो अपन सोच लेंगे, पर जब कंपनी के बारे में होता है तो हर एक चीज को ध्यान में रखा जाता है। जैसे अगर कंपनी यही काम कर रही होती तो कंपनी क्या सोचती है, यार अक्टूबर में कोर्स हो जाएगा ना, तो हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, तो मुझे कोर्स को लिखना पड़ेगा, मेरे को नोट्स खुद के बनाने पड़ेंगे। तो क्या है, आपने को सारे अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना है, किसका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है, किससे क्या हो सकता है, किससे क्या नहीं हो सकता। आपने इवेल्युएट कर लिया, तो अब इवेल्युएट करने के बाद जो सबसे फायदे का सौदा है उसको आप क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। जरूरी नहीं है कि आप कोई एक प्लान सेलेक्ट करो, 2-3 प्लान का कॉम्बिनेशन मिक्स करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जिनमें से जो सबसे बेहतर आपको लग रहा है, जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा होने की चांसेस, कॉस्ट कम होने के चांसेस है, यानी परसेंटेज आने के चांसेस हैं और नुकसान कम होने के चांसेस हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छी बात है, सब सिलेक्ट हो गया, भैया तालियां बजाइए। अब सिलेक्ट कर लिया है तो खत्म प्लान। अबे अभी तो तुमने प्लान करना, शुरुआत तो करो, करना तो करो। सोचा कि कल से पढ़ लेंगे, पढ़ते अबे पढ़ना शुरू तो करो। यानी कि अब आप क्या करेंगे, आप प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, यानी कि रोज का आपने शेड्यूल बनाया उस शेड्यूल को फॉलो करना शुरू कर देंगे। मैंने कहा प्लानिंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ऐसा नहीं है कि प्लान बना के खत्म हो गया काम, अपने को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, प्लान को फॉलो कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, दिन में उठ रहे हैं, जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, जो भी आपने टारगेट सेट किया उस टारगेट को प्रॉपरली पूरा कर रहे हैं। अब आपने टारगेट पूरे कर लिए, मजा आ गया, टेस्टा पड़ी गई भैया। अब टेस्टा पड़ी गई हो मतलब आप टारगेट पूरा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि प्लान यहां पर खत्म हो जाता है। क्या होता है, अपन ने टारगेट लगाया कि भैया मई में इतना पढ़ना है, जून में इतना पढ़ना है, जुलाई में इतना पढ़ना, अगस्त में इतना पढ़ना। तो जब मई खत्म होगा तो चेक करो कि सर हमने मई में जो टारगेट सेट किया था क्या वो पूरा हुआ। जून खत्म हुआ तो चेक करो हमने जो टारगेट सेट किया था क्या वो पूरा हुआ, कितना बेहतर तरीके से पूरा हुआ, कितना खराब तरीके से पूरा हुआ। यानी कि क्या करते रहो, फॉलोअप करते रहो। फॉलोअप का मतलब होता है रेगुलरली मॉनिटर करते रहो, कंपेयर करते रहो, जो हमने सोचा था जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है, क्या हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, क्या हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ अपने प्लान को चलाते रहोगे तो बढ़िया काम होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। मैं वापस से रिपीट करूं, पहले सिलेक्ट अपन ने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा, फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस हुआ, फिर लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव हुआ, फिर इवैल्यूएट करा, फिर उनमें से एक को सिलेक्ट करा, फिर प्लान को इंप्लीमेंट करा एंड फाइनली फिर क्या करा, फॉलो अप करा। तो ये 7 स्टेप जो है ये लगातार चलते रहते हैं और ये स्टेप को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक्सपर्ट जो है वो हायर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्लानिंग प्रोसेस। पर एक बात बताओ, जब हमने 95% को सोचा तो क्या बस वो सोच लिया और खत्म हो गया? नहीं, हमें रोज का एक प्लान भी बनाना पड़ता है, फिर उसमें बदलाव भी करने पड़ते हैं, फिक्स करना पड़ता है कि ये चीज मुझे करनी है, ये चीज मुझे छोड़नी है, जैसे शॉर्टकट नहीं अप्लाई करूंगा, ठीक है, प्रॉपरली पढ़ूंगा। तो हमें एक प्रॉपर प्लान के अंदर भी बहुत छोटे छोटे अलग अलग प्लान बनाने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं अलग अलग प्रकार के प्लान, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लान। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आप इसी एक एग्जाम्पल से समझ जाएंगे जो भी अपन ने लिया है आपके टाइम टेबल को या गोल को पूरा करने का। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला टाइप का प्लान, ये तो हम सब जानते हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब सर मुझे 95% लाना है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड गोल। क्या होता है, एंड गोल। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सर ऑब्जेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, आपने एक एंड गोल सिलेक्ट करा। सर कैसे काम आता है ये, मतलब मान लो सर मेरे पास क्वेश्चन कैसा आएगा, तो आपको एक केस दे देंगे बहुत बड़ा, उसमें पूछेंगे यहां पर कौन से टाइप का प्लान है। तो अगर उसने कोई गोल सेट करा है तो आप बोलेंगे कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव है जो उसने सेट करा है।
जैसे एक कंपनी है जो बहुत बढ़िया चल रही है, उसने सेट करा कि अगले 3 महीने में अपनी सेल्स को 3 गुना बढ़ा देंगे। बताइए कौन सा प्लान है? आप बोलोगे सर इन्होंने तो एक टारगेट सेट करा है, तो ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्टिव है। आपने टारगेट सेट करा मुझे 95% लाने हैं, तो ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य हो गया। ठीक है। इसके बाद जो अगले प्रकार का प्लान होता है वो इसके साथ चलने वाला प्लान होता है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है तेरी? जैसे भाई मैच जीतना मेरा ऑब्जेक्टिव है और जीतने के लिए हर ओवर में मुझे क्या करना है, ये मेरी स्ट्रेटेजी। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजी? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो आपको गोल तक लेके जाए। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो आपको गोल तक लेके जाए। मतलब क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है? जैसे एक गोल हो गया 95% लाने। स्ट्रेटेजी क्या है कि पहले मैं अकाउंटेंसी पे फोकस करूंगा, फिर बिजनेस स्टडीज पे फोकस करूंगा, फिर इको पे फोकस करूंगा। तो ये क्या है? ये मेरा शॉर्ट प्लान है जो उस ऑब्जेक्टिव को लेकर मैंने बनाया है कि 95 पूरा हो जाए। सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो मैं ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाता हूं। तीसरे प्रकार का प्लान होता है जनाब, जिसको बोलते हैं पॉलिसी। जैसे एक पॉलिसी होती है उधार माफ। तो मतलब वो कहते हैं ना, क्रेडिट नहीं दूंगा भाई, मुझे माफ कर देना, हम आपको उधार नहीं देंगे। नो क्रेडिट पॉलिसी, ये तो मुझे करना ही नहीं है। तो जनरल रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो भैया मेरा क्या जवाब है? मैं पहले ही हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं यही आपको जवाब दूंगा। जैसे मेरे को किसी ने बोला कि भाई मुझे 95% लाने, कोई बोला कि यार एक काम कर, मैं तुझे एक ऐसा जुगाड़ दे देता हूं कि तेरे आ जाएंगे, तू एक काम कर मेरे साथ पार्टी में चलते हैं। तो मैंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई कि नहीं भैया मैं पार्टी नहीं करूंगा जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा। ठीक है। या मैं बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मैं रोज का टारगेट पूरा नहीं करता। या मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा जब तक मैं रोज का टारगेट पूरा नहीं कर ले। तो ये मेरी एक पॉलिसी है कि कुछ भी हो जाए मैं जब तक इंस्टाग्राम नहीं खोलूंगा जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होता। ये क्या है? ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो स्ट्रेटेजी क्या? पॉलिसी रहेगी। ठीक है। अगला, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है नो क्रेडिट, ये क्या है? तो सर ये उसकी पॉलिसी है। ठीक है जी। इसके बाद अगला आता है रूल्स। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या मैं करूंगा और क्या मैं नहीं करूंगा, क्या क्या मैं कर सकता हूं और क्या क्या मुझे नहीं करना है। ये मेरे कुछ कानून होंगे। कानून के बाद अगले आते हैं मेथड। मेथड का मतलब होता है रूटीन वर्क जो आप कर रहे हो, मतलब रेगुलर वर्क जो आप कर रहे हो, रोज जो आपको करना है वो। जैसे मैंने एक अपना मेथड सेट करा कि भाई मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो मेरा एक मेथड होगा कि हर रोज सुबह जब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा तो कल जो पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज करूंगा, उसको लिखूंगा शॉर्ट में, और फिर आज जो पढ़ना है उसके ऊपर जाऊंगा। तो ये क्या हो गया? मेरा एक रूटीन हो गया कि जब भी पढ़ने बैठूंगा तो मैं पहले जो कल पढ़ा है उसको लिखूंगा। ठीक है। पहले उसको याद करूंगा, फिर उसको लिखूंगा शॉर्ट में, और फिर उसके बाद आज की पढ़ाई शुरू करूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया? मेथड हो गया। अगर कंपनी के नतीजे से सोचे कि भाई इंप्लॉय आएंगे, पहले वो यहां एंट्री करेंगे, फिर वो वहां एंट्री करेंगे, फिर वो रोज का काम समझेंगे और फिर काम को शुरू करेंगे, तो ये क्या हो गया? उसका मेथड हो गया। यानी कि रोज का रूटीन वर्क करने का तरीका, उसको बोलते हैं मेथड। रूटीन एंड रिपीटेड टास्क को करने का तरीका। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब एग्जैक्ट मैनर, जिस तरीके से काम होगा। जैसे जब भी मैं पढ़ने बैठूंगा, अपन ने बोला भी ये मेथड है। अब जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले किताब पढ़ूंगा, किताब में से पढ़ के नोट्स बनाऊंगा, उस नोट्स के हिसाब से क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन मेरा नहीं होता है तो मैं उसको टिक मार्क करूंगा या स्टार मार्क करूंगा। ये मेरा एक प्रॉपर प्रोसीजर है पढ़ने का। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये क्या है? प्रोसीजर। से आप स्कूल में जाइए किसी में, तो एडमिशन का एक प्रोसीजर होता है ना, कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर टेस्ट होगा, ठीक है, फिर फीस जमा होगी, फिर ये 2-4 स्टेप होते हैं। तो वैसा ही ये आपका प्रोसीजर है कि भाई अपन जो काम करेंगे उसको किस तरीके से करना है। ध्यान रखिए, मेथड रेगुलर रूटीन वर्क को करने का होता है, प्रोसीजर जो है वो नॉर्मल काम को करना है। ऐसा रूटीन वर्क की बात नहीं कर रहे। ठीक है जी। अगला होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम कुछ नहीं है, बेसिकली गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, इन चारों को मिला के बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है भाई, आज का क्या प्रोग्राम? आज तो पार्टी करेंगे भैया। तो इसमें सब कुछ आ गया, घर से निकलना, जाना, आना, खाना पीना, कहां पार्टी करनी, सब कुछ आ गया। तो व्हाट इज द प्रोग्राम? गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, ये सब कुछ उस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। समझ में आ गया? तो आपका 95% लाना, पार्टी में नहीं जाना, या इंस्टाग्राम नहीं चलाना, पढ़ाई का तरीका, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ मिला के क्या है? ये आपका प्रोग्राम है। एंड फाइनली आखिरी आता है आपका बजट। सिंपल भाषा में बोले तो फाइनेंशियल मैटर की जब हम बात कर रहे हैं तो बजट आ जाता है। जैसे अब इसमें अपन उसका एग्जांपल तो नहीं ले सकते, कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि भैया हमारे पास एक नए प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट है।
हम इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये क्या हो गया, एक बजट हो गया, यानी कि हम कितना खर्चा जो है कर सकते हो। जब भी फाइनेंशियल मैटर की बात आती है तो वो बजट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग प्रकार के प्लान है। ठीक है, पहले आपकी स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान भी होता था, वो इसी का हिस्सा है। जैसे ऑब्जेक्टिव एक क्या है, सिंगल यूज प्लान है कि एक ही बार इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, और इसके अलावा बाकी जो है कुछ आपके स्टैंडिंग प्लान हो जाएंगे जो बार बार इस्तेमाल में आते हैं, जैसे स्ट्रेटजी जो है वो बार बार इस्तेमाल में आएगी। ठीक है जी, तो ये अब आपके कोर्स में नहीं है, तो स्टैंडिंग या सिंगल यूज प्लान का आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है बालको, तो ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर हो जाता है समाप्त। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, या व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास है ही 7690041256, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। कोई और परेशानी होगी तो मैं उसका समाधान आपको बहुत बेहतर तरीके से कर दूंगा। जिन्होंने हेल्प बुक नहीं ली है जाके ले लेना। जो सारथी में नहीं आए हैं आ जाइए, क्योंकि हम गर्मियों की छुट्टियां देने जा रहे हैं, तो आपका जितना भी बैकलॉग होगा आपके पास बहुत समय होगा उसको कवर करने का। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।